हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और आज हम लोग महाद्वीपों तथा महासागरों के नितल जमीन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग दो संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक है वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना। वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें अभी, क्योंकि हम लोग जलवायु पेटियां नहीं पढ़े हैं, लेकिन अक्षांश हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों से कहा जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी रेखा है? 0 अंश अक्षांश रेखा। और 23.5 अंश उत्तरी को किस नाम से जाना जाता है? 23.5 अंश उत्तरी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 अंश दक्षिणी को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 अंश उत्तरी को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 अंश दक्षिणी को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ चुके थे कल अक्षांश रेखाओं के बारे में। 0 अंश अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यहाँ पर जलवायु पेटियों के बारे में कहा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। यहाँ सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ज्यादा मात्रा में पड़ती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पेटी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात जो होता है कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और इधर मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी। और इसको शीत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या ध्रुवीय पेटी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्रुवीय पेटी या शीत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गर्म जलवायु, गर्म और ठंडी, और इधर ठंडी जलवायु। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय पेटी या ठंडी जलवायु या शीत कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब जो वेगनर महोदय थे, वेगनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। वेगनर कहाँ के थे? जर्मनी के। वेगनर जी जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे और ये पूरा वनस्पत शास्त्री थे। क्या थे? पूरा वनस्पत शास्त्री। वेगनर महोदय क्या थे? पूरा वनस्पत शास्त्री थे। और पूरा वनस्पत शास्त्री कार्य क्या करता है? पृथ्वी के इतिहास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोयला क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म है। पेड़ पौधे दब गए और कालांतर में कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। अगर आपसे किसी कहा जाए पूरा वनस्पत शास्त्री कहाँ मिलेगा, तो ज्यादातर आप कहते हैं कोयला की खानों के नजदीक मिलेगा, कोयला की खानों के पास मिलेगा। तो जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इनके अध्ययन काल में 3 विचित्र चीजें मिली। वेगनर महोदय को उनके अध्ययन के काल में 3 विचित्र चीजें मिली। कौन कौन सी? पहली बात,
तो ये इंग्लैंड के लंकाशायर की कोयले की खानों में रिसर्च कर रहे थे। कहां पर? इंग्लैंड की लंकाशायर की कोयलों की खान। अगर आप लोग देखेंगे तो इंग्लैंड किस वाले हिस्से में पड़ेगा? यहाँ ऊपर वाले शीतोष्ण कटिबंधी वाले क्षेत्र में पड़ता है। किसमें? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र में पड़ता है या कहीं ठंडी जलवायु में पड़ता है। और वहां की कोयले की खानों में इनको ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो गर्म जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही उनका विकास हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन जो है ठंडी जलवायु में स्थित था, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित था। एक विचित्र बात तो इनको मिली। तो ऐसे में ये पौधे वहां कहां कैसे पहुंचे? और दूसरी बात, ये यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अपलेशियन पर्वत के पेंसिल्वेनिया राज्य में कोयले की खान में इनको गर्म जलवायु के पौधे मिले। कैसे मिले? गर्म जलवायु के पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले। लेकिन यूएसए का जो अपलेशियन का पेंसिल्वेनिया राज्य था वह ठंडी जलवायु में स्थित है। कैसी जलवायु में? ठंडी जलवायु में या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। तो ये गर्म जलवायु के पेड़ पौधों के जीवाश्म या कहिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु के पेड़ पौधों के जीवाश्म वहां कैसे पहुंचे? एक विचित्र बात। दूसरी विचित्र बात, तीसरी विचित्र बात, इनको दक्षिण भारत में हिमनदों के ग्लेशियर के बहने के साक्ष्य मिले। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय वाले हिस्से में क्या मिले? ग्लेशियरों के बहने के साक्ष्य मिले। अब ये तीन विचित्र बातें थे। और जबकि दक्षिण भारत का हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा गर्म जलवायु में है, तो वहां पर ग्लेशियरों के बहने के साक्ष्य कैसे मिले? तो ऐसे में इन्होंने इन तीनों बातों को सिद्ध करने के लिए दो कल्पनाएं किया। पहली कल्पना के अनुसार इन्होंने सोचा कि शायद पृथ्वी के इतिहास में ये जलवायु पेटियां पलट गई रही हों, जिसके अनुसार ब्रिटेन और यूएसए गर्म जलवायु में रहे हों और प्रायद्वीपीय भारत ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में रहा हो। और पुनः परिवर्तन के पश्चात आज ब्रिटेन और यूएसए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में चले गए और भारत या प्रायद्वीपीय भारत क्या हो गया? गर्म जलवायु में आ गया। यानी ये पेटियां पहले विचारधारा के अनुसार कि ये पेटियां उछल कूद कर ये अपना स्थान परिवर्तित करती हैं। और अगर पृथ्वी के इतिहास में ऐसा रहा कि ये पेटी यहां पर, ये पेटी यहां पर, ये पेटी यहां, इस तरह से, तो जब इन्होंने इस पर निष्कर्ष निकाला तो यह संभव नहीं था। दूसरी कल्पना इनके मन में आई कि क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले महाद्वीप विस्थापित होते हैं? और अगर ये महाद्वीप विस्थापित होते हैं तो पृथ्वी के इतिहास में यूएसए और ब्रिटेन गर्म जलवायु में रहे हों और प्रायद्वीपीय भारत ध्रुवीय जलवायु के पास रहा हो, और आगे चल करके खिसकते खिसकते विस्थापित होते होते यूएसए और ब्रिटेन ठंडी जलवायु में पहुंच गए और भारतीय प्रायद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु में। और इस क्रम में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना दिया। कौन सी संकल्पना दिया? महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना को प्रतिपादित किया। किसको? महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और इस क्रम में इन्होंने एक तथ्य दिया कि जो महाद्वीप होते हैं वो किसके बने हैं? सियाल के बने हैं। जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कल पढ़ेंगे, कल या परसों में, तो हम लोग वहां पर देखेंगे। तो इनके कहना था, इनका मानना था कि जो महाद्वीप होते हैं वो सियाल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सियाल के। और जो महासागर के नितल हैं वो सीमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सीमा के बने होते हैं। महाद्वीप सियाल के बने होते हैं और महासागरों का नितल सीमा का बना होता है। और महाद्वीपों का घनत्व, किसका घनत्व? महाद्वीपों का घनत्व 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। महाद्वीपों का घनत्व कितना पाया जाता है?
2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और महासागरों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और इसके अनुसार कम घनत्व की वस्तु क्या होगी? अधिक घनत्व वाली वस्तु में तैरती है। जब महाद्वीपों का घनत्व कम है और महासागरों का घनत्व अधिक है तो महाद्वीप महासागरों में वैसे ही तैर रहे हैं जैसे किसी जल में कोई नौका तैरती है। इनका तर्क बस यही था। बाकी महाद्वीप विस्थापित होते हैं तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे। वैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, लेकिन वैज्ञानिक संकल्पना वही है, प्रमाणित संकल्पना वही है। ये तो सिर्फ इसके आधार पर सिद्ध कर दिए कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं। और जो हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अब इस क्रम में, महाद्वीप विस्थापित होते हैं और खिसक रहे हैं, और इस क्रम में कैसे आधुनिक महासागरों महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इस क्रम में वेगनर महोदय बताते हैं। क्या कहते हैं? वेगनर महोदय बताते हैं कि पैलियोजोइक युग में, जब हम पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास पढ़ेंगे, पैलियोजोइक जो पूरे काल आते हैं, न्यूजोइक अगर पृथ्वी के इतिहास में देखें तो सबसे वर्तमान कौन सा जुड़ा है? मेघालयन एज जुड़ा है। कौन सा? मेघालयन एज जुड़ा है। तो पैलियोजोइक युग के प्रारंभ में, किसमें? पैलियो, वेगनर महोदय का मानना है कि पैलियोजोइक युग के प्रारंभ में, पैलियोजोइक युग के प्रारंभ में जो सारे महाद्वीप थे विस्थापित होते होते एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे में मिल गए। पैलियोजोइक युग के आरंभ में सभी महाद्वीप विस्थापित होते होते एक दूसरे से टकरा गए, एक दूसरे से क्या हो गए? टकरा गए, और उनसे एक महाद्वीप का जन्म हो गया। सभी महाद्वीप विस्थापित होते होते क्या हो गए? आपस में टकरा गए, उनसे एक बहुत बड़े महाद्वीप का निर्माण हो गया, जिसे वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया है? पैंजिया नाम दिया है। वेगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया है। वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया? क्या दिया है? पैंजिया नाम दिया, पैंजिया। और इसके चारों ओर जो बहुत बड़ा महासागर बन गया उसको वेगनर महोदय ने पैंथालसा नाम दिया, पैंथालसा। अब पैलियोजोइक युग के प्रारंभ में क्या हुआ कि सभी महाद्वीप विस्थापित होते होते एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे से मिलकर बहुत बड़े महाद्वीप का निर्माण हो गया, महाद्वीप का निर्माण हो गया, जिसे वेगनर ने क्या नाम दिया है? पैंजिया नाम दिया। और उसके चारों ओर जो बड़ा महासागर बन गया उसे पैंथालसा नाम दिया है। पैंथालसा का अर्थ क्या होता है? जल ही जल, और पैंजिया का अर्थ होता है स्थल ही स्थल। अब वेगनर महोदय आगे कहते हैं कि पैलियोजोइक के अंत में, कब? पैलियोजोइक के अंत में, कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में पैंजिया दो भागों में टूट गया। पैंजिया क्या हो गया? दो भागों में टूट गया। हम लोग देखते हैं, वेगनर महोदय कहते हैं कि ये पैंजिया जो था पैलियोजोइक युग के अंत में, यानी कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में क्या हुआ कि पैंजिया दो भागों में टूट गया। और कितने भागों में टूट गया? दो भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को, किस भाग को? उत्तरी भाग को वेगनर महोदय ने, उत्तरी भाग को वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया है? अंगारा स्थल खंड। क्या नाम दिया? अंगारा स्थल खंड, अंगारा स्थल खंड। जो उत्तरी पैंजिया का जो दो पैंजिया कितने भागों में बांटा? दो टूटा, दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी का नाम वेगनर महोदय ने क्या दिया? अंगारा स्थल खंड या लारेंसिया। क्या नाम दिया? लारेंसिया नाम दिया। और जो दक्षिणी भाग था पैंजिया का, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? अंगारा स्थल खंड उत्तरी को, दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया? गोंडवाना स्थल खंड, गोंडवाना स्थल खंड। क्या नाम दिया?
गोंडवाना स्थल खंड। और दोनों के बीच में, अंगारा स्थल खंड और गोंडवाना स्थल खंड के बीच में जो छिछला सागर बन गया, उसे वेगनर ने टेथीस सागर नाम दिया। क्या नाम दिया? टेथीस सागर नाम दिया। टेथीस सी नाम दिया। उसका क्या नाम दिया उन्होंने? टेथीस सागर, जो छिछला सागर बन गया। और फिर वेगनर कहते हैं कि कालांतर में आगे क्या हुआ? कालांतर में अंगारा स्थल खंड पूर्वी और पश्चिमी दो खंडों में टूट गया। तोड़ दीजिए आप भी। क्या हो गया? दो खंडों में टूट गया। अब जो अंगारा स्थल खंड था वो क्या हो गया? दो भागों में टूट गया। अंगारा स्थल खंड दो भागों में टूट गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी से वर्तमान यूरेशिया बन गया। कौन सा? यूरेशिया महाद्वीप बन गया। कौन सा महाद्वीप? यूरेशिया महाद्वीप बन गया। और जो पश्चिमी भाग था उससे बन गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया। और यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो महासागर बन गया, उसका नाम उन्होंने दिया क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, उसका नाम क्या पड़ा? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। और फिर वेगनर महोदय कहते हैं कि कालांतर में गोंडवाना स्थल खंड भी टूट गया। और गोंडवाना स्थल खंड से क्या बन गया? गोंडवाना स्थल खंड से अब शेष जितने बचते हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी और कुछ भी पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है किससे बने हैं? गोंडवाना। जैसे गोंडवाना स्थल खंड जब पृथ्वी के इतिहास में धीरे धीरे टूटा तो उससे क्या बना? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा बना? दक्षिणी अमेरिका बना। अफ्रीका महाद्वीप बन गया। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप बन गया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया प्रायद्वीप बन गया। सऊदी अरेबिया बन गया। भारतीय प्रायद्वीप बन गया। कौन सा? भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप बन गया। हिंद चीन हिस्सा वाला बन गया। हिंद चीन। पूर्वी द्वीप समूह बन गया। कौन सा? पूर्वी द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बन गया। अंटार्कटिका। इस तरह से महासागरों और महाद्वीपों का जन्म हुआ। अब हमसे परीक्षा में जो पूछा जाता है उसे हमें रट लेना चाहिए। और हमसे यही बार बार पूछा जाता है कि वेगनर के अनुसार जब दुनिया के सारे महाद्वीप विस्थापित होते होते आपस में मिल गए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? पैंजिया कहा जाता है। और उसके चारों ओर जो महासागर बन गया उसे पैंथालसा के नाम से जाना जाता है। और कालांतर में पैंजिया उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में टूट गया। उत्तरी का नाम अंगारा स्थल खंड या लारेंसिया पड़ा और दक्षिणी का नाम गोंडवाना पड़ा। और जब अंगारा स्थल खंड पूर्वी और पश्चिमी में टूट गया तो पूर्वी से बन गया यूरेशिया महाद्वीप और पश्चिमी से बन गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा बन गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया। और इसके बीच में जो सागर बन गया उससे बन गया आपका अटलांटिक महासागर। और कालांतर में गोंडवाना स्थल खंड भी टूटा तो उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, सऊदी अरेबिया, भारतीय प्रायद्वीप, हिंद चीन, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हो गया। स्पष्ट हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, अंगारा स्थल खंड या गोंडवाना स्थल खंड, तो भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? गोंडवाना स्थल खंड का। और भारतीय प्रायद्वीप पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया और अंत में खिसकते खिसकते क्या हो गया? जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से। और जो ये टेथीस सागर था, कौन सा सागर? टेथीस सागर। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो वर्तमान में भूमध्य सागर है
वो टेथीस सागर का बचा हुआ भाग है। क्या है? टेथीस सागर का बचा हुआ भाग। भूमध्य सागर क्या है? टेथीस सागर का बचा हुआ भाग है। हम समझते हैं कि आप ये तीनों आप लोग याद कर लेंगे एकदम स्पष्टता। इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग इस क्रम में आगे कल प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी में आप देखेंगे हिमालय की भी उत्पत्ति कैसे हुई, या ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, भूकंप कैसे आते हैं, बलित पर्वतों का निर्माण कैसा होता है। इन 4 चीजों की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स से की जा सकती है। महाद्वीप विस्थापित होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी और बलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स से समझ सकते हैं। वैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। कुछ हमारे स्टूडेंट समझते हैं कि चलो उसको यूं ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद बार बार मत पढ़िए, उससे नहीं पूछा जाए, लेकिन समझ में तो आ जाना चाहिए। और आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो जो पीसीएस और आईएएस में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, उसका भी वीडियो डाला जाएगा। क्वेश्चन, उसकी व्याख्या, और उसके साथ साथ जितना टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसके पीछे वाला ही करेंगे। जो पढ़े रहेंगे वही हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और एक साथ फिर उसके साथ क्वेश्चन के साथ पूरी व्याख्या होगी, जिससे हमारा रिवाइज भी होता जाए। अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऐसा किया जाए, या कुछ दिन बाद किया जाए, या अभी से चालू कर दिया जाए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।